तोशा खाना केस हुकूमती इत्तेहादियों ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान ने 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में खरीदी, 6 करोड़ में बेच दी। चेयरमैन पीटीआई पर $250 मिलियन की करप्शन का इल्जाम भी लगाया। कहा कि के इलेक्ट्रिक के 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट माफ कर दिया। रकम सरकारी खजाने के बजाय बिल्डर के अकाउंट में डाल दी। फिर इसी आरिफ नकवी से $2 मिलियन ले लिए। वो पैसे जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़े गए हैं, जो हुकूमत के खजाने में आने हैं, वो उसी शख्स के एक अकाउंट में डाल दिए जाए। किसी को $250 मिलियन का फायदा देना और सिर्फ सुक्का फायदा नहीं देना, उसके बदले में 450 कनाल जमीन उससे लेनी जो है, ये करप्शन नहीं है, ये करप्शन नहीं है। वजीर मेहनत सिंह सईद गनी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहा इमरान खान की हुकूमत में फराग गोगी ने एमनेस्टी स्कीम के तहत 33 करोड़ सफेद करवा लिए। दोस्त मुल्क से इमरान खान को मिला तोहफा चैनल्स की जीनत बना हुआ है। इमरान खान सर्टिफाइड आइन शिकन हैं। वो मुल्क के लिए सिक्योरिटी खतरा बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दलाल चौधरी ने कहा घड़ी बेचने वाली खातून फ्रॉड थी। हीरो की कीमत 1000 रुपए लगाई गई। इमरान खान को हिसाब देना पड़ेगा। इस घड़ी बिकने से मुल्क का तो जो नुकसान हुआ तो हुआ, मुल्क की साख का जो नुकसान हुआ जो हुआ, खान साहब की औकात बचानी गई। दलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान के मार्च से अहम तकर्री और इलेक्शन के टाइम पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है, और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। और ये जो वारदात की गई थी, ये इन 3 लोगों ने की थी। ये 3 लोग इसके अंदर शामिल थे और मैंने तीनों के नाम दे चुका हूं। जरदारी के केस वो खत्म होंगे जो पैनामा के पेपर्स के अंदर जो इंकशाफ हुआ था कि लंदन के बड़े बड़े 4 महलात मरियम के नाम पे हैं, तो वो भी अब सारा केस खत्म हो गया। ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म। इसी हवाले से उनसे और करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये रिपोर्ट है और हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी PMLN की क़यादत सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तोशा खान केस से मुंसलिक हुई हुई है, उस पर बयानबाजी कर रही है। मुझे ये बताइए कि तोशा खान केस के प्रूफ हो जाने से और खान साहब के ऊपर ये इल्जामात आयद हो जाने से मुल्की मईशत कैसे संभलेगी और सियासत पे क्या असर पड़ेगा? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि जितना भी और है अपोजिशन का, वो सिर्फ वो जो घड़ी का स्कैंडल आना है उसके ऊपर ही मरकूज है। हालांकि फाइल बहुत सारे हैं। जब आप देखें कि सैलाब जदगान जो है वो अभी तक बेयारो मददगार हैं और वो अभी मौसम भी तब्दील हो रहा है, उनकी जो है मौसम की सख्तियां उनको झेलना पड़ेंगी, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और हमारी मईशत जो है वो बड़ी खराब है। ठीक है, आपकी ये PMLN को एक मौका मिला है, इमरान खान साहब को या PTI को नीचा दिखाने का, एक ये जो घड़ियों वाला स्कैंडल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी चीजों को पसे पुश डाल दें और सिर्फ इसी पर फोकस करें। और उसके अलावा हमारा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया तो आप छोड़ दें, वो भी इसके ऊपर मरकूज है, किसी और मामले को वो हाईलाइट नहीं कर रहा। तो मैं ठीक है, ये मामलात अगर हैं तो उसके लिए कोई कमीशन बनाए, या अगर कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उसको कानून को अपने उस पर हरकत में ले आए। लेकिन बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ये इस तरह से सिर्फ इस पे हाइप क्रिएट करना और जैसे पाकिस्तान एक के बाद एक हमने देखा कि PMLN की आला क़यादत, ऐसा लगता है दुनिया में कोई और दुख ही नहीं है। उनको लगता है कि सबसे पहले ये प्रूव होना चाहिए कि खान साहब सादिक और अमीन नहीं हैं। खान साहब से एक पर्सनल वेंडेटा लगता है। वो बार बार ये कहते हैं जी दूसरों की इज्जतें उछालते थे, लेकिन जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ 9 माह पहले की रोदात की तरफ जाते हैं तो ये मौजूदा PDM ने जो हुकूमत, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, हुकूमत का इक़्तिदार संभाला,
تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے. معیشت کو خان صاحب کی پالیسی سے بہت خطرہ ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں. IMF کے سامنے ہمارے جو صورتحال ہے اپنی جگہ ہے. صرف اگر کل کی بات کی جائے تو کئی کھربوں ڈالرز کا ہم پہ قرضہ مزید بڑھ چکا ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان قرضوں کی اقساط ادا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے. اس کے لیے کوئی معاشی پلان ہے موجودہ سیٹ اپ کے پاس جو بضد ہے اس بات پہ کہ انہوں نے اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا ہے؟ تو اس ٹرم کی کمپلیٹ ہوتے ہوتے پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی, ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم پہلے بھی قرض ہے معیشت چلا رہے ہیں. IMF ورلڈ بینک بیسڈ اکانومی ہے ہماری, تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی قسطیں کیسے ادا کرنی ہے, ہم نے وہ کیسے ریٹائر کرنے ہیں. اپنی جو ترقی ہے اس کے اوپر تو ہم بالکل خرچ کر نہیں پا رہے. تو یہ تو ایک اوور آل پرابلم ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی ایک بتاؤں کہ کیا اس کا یہ حل ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سٹیپ ڈاؤن ہو اور پھر ایک ملک جو ہے پری میچور الیکشن کی طرف چلا جائے, پھر ساروں لوگوں کی جو توجہ ہے وہ پھر فوکس ہو جائے نیکسٹ الیکشنز پر؟ خبر صاحب ایک سوال ہوگا میرا, آپ مجھے بتائیے کہ وائی وڈ یو کال دیز الیکشنز پری میچور؟ کیونکہ اگر خان صاحب کے ٹرم کو دیکھیں لگ بھگ 4 سال تھے, اس سال تو ویسے ہی الیکشنئرنگ ایئر کی بات کی جا رہی تھی, لیکن جو یہ بضد ہیں کہ نہیں جی ٹرم پورا, ارلی الیکشنز پاکستان میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. کین وی ایون کال دم پری میچور الیکشنز؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے جو اس وقت اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت الیکشن کے لیے جایا جائے گا تو یہ اسٹیبلٹی پھر بھی اکنامیکل نہیں آئے گی. یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے ساتھ آپ کے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کبھی بھی بات نہیں کرتے, کبھی بھی ان کو سیریس نہیں لیں گے. میں کہتا ہوں کہ کوئی افتاد نہیں پڑ جائے گی کہ اگر یہ اسمبلی اپنی 5 سال کی ٹرم پوری کر جائے. جی اس 5 سال کی ٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوائے آئینی تبدیلیوں کے, ایک دوسرے پہ بلیم گیم کھیلنے کے, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دارالحکومت اسلام آباد کو ایک فورٹریس بنا دیا گیا ہے جہاں پہ 30 سے 50 ہزار سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں. اس کے علاوہ تو یہ بھی کچھ پروگرس نہیں کر پا رہے. سر ڈو دے ناٹ ریئلائز؟ دیکھیں اگر صرف ایک فلسفیانہ طور پہ فار دا سیک آف کانورزیشن اگر ہم بات کریں کہ جتنا ٹرم یہ اس وقت آفس میں گزار رہے ہیں اس میں ملک کا, معیشت کا, ریاست کا, اکانومی کا کتنا بھلا کر پائیں گے؟ دیکھیے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آج اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہے, 3 مہینے کی پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, وہ الیکشنز کروائیں گی, نئی حکومت جو ہے الیکشنز کے 1 ماہ کے بعد وہ اپنا چارج سنبھالے گی, یہ تو بات اپریل تک چلی جائے گی. دیکھیے میں یہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کا تعلق آپ کے ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. وہ اپنی طرف جو ہے ایک اپنا ہارڈ سٹانس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بھی مذاکرات نہیں کرنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تو دروازے جو ہیں مذاکرات کے کھلے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ کلچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا ہمارا. لیکن خبر صاحب یہ ذمہ داری تو ہمیشہ حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہے دھرنا دینا, اپوز کرنا, شیڈو گورنمنٹ بنانا. جو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی جو سکسیس ہے, جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, چاہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا, بڑے بڑے دھرنے دیکھے ہیں, ایون خان صاحب کا دھرنا ہم نے دیکھا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ PMLN ہمیشہ ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی بھی پروٹیسٹ کرنے والی جماعت کو خاطر میں نہیں لاتی؟ یعنی پہلے بھی خان صاحب نے جب طویل ترین دھرنا دیا, صرف APS کے ناخوشگوار بڑے دردناک واقعے کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا خود ختم کیا. PMLN تو اس وقت بھی ناکام تھی ان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے. دیکھیں میں اس وقت PMLN کا سپوکس مین نہیں ہوں, نہ میں PTI کا سپوکس مین ہوں. میں ایک شہری کی حیثیت پہ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ بالکل یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی عقلِ کل ہیں, اور وہ جو اپوزیشن اس وقت کی ہوتی ہے اس کو وہ بالکل خاطر میں نہیں لاتے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. دیکھیں اگر یہ جو گورنمنٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں لوگوں کے بہت سارے جو ہے تحفظات ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں جانا چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ اس سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے, اس میں اکنامک پالیسیز تھی اس میں انسٹیبلٹی آئی ہے. لیکن اگر ایک آئینی طریقے سے ایک گورنمنٹ چلی گئی ہے, کوئی مارشل لا تو نہیں آیا, کوئی غیر آئینی کام تو نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ PTI کو, عمران خان صاحب کو
उसको कबूल करते हुए अपना प्लेटफॉर्म जो सर देखिए उनका एक खबर साहब आप नहीं समझते एक पेन पॉइंट होगा। देखिए 4 साल उनके सामने मुश्किल तरीन हालात आए कोविड में, जहां पूरी दुनिया ने बदतरीन माशी सूरत हाल देखी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं, उनके स्टडीज और प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2022 में खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी की तरफ जाना था। तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये कह रहे थे कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुश्किल वक्त हम काट चुके हैं। बेशक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर पार्लिमानी एतबार से हम देखें तो वो एक आईनी मूव था, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि विद इन द 9 months आवर इकोनॉमी हैजंट गॉटन बेटर। अगर वाकई लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था, या बैनुल अक़वामी जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, मालियाती इदारे हैं, उन्होंने इसको एक बेहतर मूव समझना था, तो अब तो 9 महीने बाद हम बहुत बेहतरी की तरफ जाने चाहिए थे। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर हम इस बहस में पड़े रहेंगे कि पहले क्या हुआ और वो इंस्टेबिलिटी जो है वो उसकी वजह से आ गई फाइनेंशियल भी, हमें आगे बढ़ना है, हमें इंतजार करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खान साहब को भी ये सोचना चाहिए, पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि वो अभी भी उनके पास एक रास्ता मौजूद है कि वो पार्लियामेंट में बैठ जाए, अपना किरदार अदा करें। कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं रह गया नए इलेक्शंस के लिए। वो हुकूमत पे जो तनकीद करें, जायज तनकीद करें, अपनी पॉलिसीज लेके आए, इलेक्शन होगा वो वोट लेके दोबारा आ जाए, जिसको भी इख्तियार मिले। लेकिन ऐसी ही फराख दिली का मुजाहरा ये मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं करती? ये तो नहीं बात इस वक्त हो रही। खान साहब ने कोई पसंदीदा डेट नहीं दी। आप बेशक अक्टूबर 2023 अनाउंस करें, लेकिन अनाउंस तो करें कि इलेक्शंस कब होने। एक बात बताएं कि एक आइन में एक 5 साल की मुद्दत असेंबली की जो है वो मुकर्रर है, क्यों इस पे जिद भी क्यों की जाए? देखिए ये थोड़ा सा हमें अपने अपने जो हार्श स्टांस जो लिए हुए हैं उससे हमें नीचे आना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा 1 साल भी नहीं रह गया जिसपे इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। और जब इलेक्शन का ईयर होता है उसमें तो फिर ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टी हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन, हर गुजरते हफ्ते में पाकिस्तान मजीद मकरूज हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दिसंबर के लिए कहा गया है कि सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को भी और जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सिर्फ 8 घंटे की गैस मिलेगी। शदीद तरीन गैस के बहरान में हम जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया ये दिया जा रहा है कि मुल्क में मुर्गी का गोश्त नापैद हो जाएगा। आई मीन विद एवरी पासिंग डे we can't afford this। देखिए अफोर्ड करने का ये हल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक शहरी की हैसियत से मैं आपको बता दूं, मैं ये कहता हूं कि जो आईनी एक मुद्दत है उसको पूरा होने दे, पहले भी पूरी। मैं समझता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था। आप उनको मुकाबला करते हैं उनका, आप असेंबलीज में बैठ के उनकी अपोजिशन। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, और मैं आपको आई विल गिव यू कंप्लीट टाइम टू कवर दैट वन। आप मुझे बताइए कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाए, तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? खान साहब की 4 साला पॉलिसीज को, या मौजूदा सेटअप को जो बजिद है कि जी आईनी मुद्दत पूरी करनी है? किसको आप उसका, ये वर्स्ट केस सिनेरियो की बात मैं कर रही हूँ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं कोई इक्तिसादी माहिर नहीं हूं। मुझे नहीं पता है कि इस वक्त इंडिकेटर्स क्या है, इंडेक्स क्या है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। चाहे ये गवर्नमेंट हो, इससे पहले की गवर्नमेंट थी, उसको भी अपना जो है वो पूरा मैंडेट जो उसको मिला था उसको भी चलना चाहिए था। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, आपका पैसा डिवैल्यू होगा, आपके मामला ठीक नहीं होंगे। मैं ये समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं या अपोजिशन में हैं, उनको कम से कम इस चीज का एहसास करना चाहिए कि वो इस मुल्क में एक ऐसा माहौल कायम करें कि जिसमें हम जो इकोनॉमी जो हमारी दिन ब दिन नीचे जा रही है, वो कम से कम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को तो कम से कम। खबर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है। हम कोर्ट्स में जाते हैं तो जो मुद्दई होता है, जो विक्टिम होता है, हम उसी को कहते हैं कि तुम एविडेंस लेके आओ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। इसी तरह इस वक्त भी जो फराख दिली, थोड़ा सा कुशादा जहन रखने का, रोशन ख्याली का जो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम ऑपोजिशन से कर रहे हैं। देखिए अभी हमने आइडियाज देखी, डिफेंस स्ट्रैटेजी पे बात की जाती है। एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट ऑलवेज पीस, यानी जंग अगर ना हो रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमन और अमान की सूरत हाल है। इस वक्त भी हमारे मुल्क में अगर इलेक्शंस नहीं होते और ये मौजूदा सेटअप अगर अपनी आईनी मुद्दत पूरी करता है, दैट बाय नो मीन्स
کہ پاکستان ایک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے یا ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی موجود ہے. تو سوال میرا اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ہماری جو اقتصادی صورتحال ہر طرح سے نیگیٹو ہے, اگر ہم مزید برائی کی طرف جاتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیٹ از واٹ آل دی انسٹیٹیوشنز, دیٹ از واٹ ایوری پالیٹیشین اینڈ ایوری پالیسی میکر ہیز ٹو تھنک اباؤٹ. لیکن بہت بہت شکریہ میرے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ہمارے ساتھ اسی دعا میں سب شامل ہیں کہ آئی ہوپ دیٹ دا کنٹری گیٹس بیٹر. اب میں سمجھتی ہوں کہ جتنے ہم انڈیویجولس کی بات کریں, دے آر ورکنگ ٹوورڈز اٹ.